बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी देर से फुटपाथ पर खड़ा था। वहाँ से लोग गुजरते और कटोरे में कुछ न कुछ डाल देते, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख बत्ती जलती तो गाड़ियों का बहता समुंदर एकदम थम जाता। वो व्हीलचेयर को जल्दी जल्दी धकेलता मुख्तलिफ गाड़ियों के पास जाने वाला था कि उसकी नज़र सड़क की दूसरी जानिब एक ऐसे चेहरे पर पड़ी कि फिर वो निगाहें हटाना ही भूल गया। वहाँ कोई ऐसा जादू, कोई मंजर था कि लोग दुआ फरियाद के बगैर भी बस झोली भरते जा रहे थे। वो वहीं रुक गया। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ हज़ारा से था। अपने वालिदैन रहमत बीवी बशीर अहमद की शादी के 20 साल बाद वो पैदा हुआ, मगर बदकिस्मती की दुनिया में आंख खोलते ही यतीमी ने बड़ी बेरहमी से उसे गले लगा लिया। होश संभालते ही उसने अपनी माँ को गुर्बत की चक्की में बुरी तरह पिसते हुए देखा था। वो जानता था कि माँ उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है, इसलिए वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती ताकि उसके बेटे को भूखा ना सोना पड़े। वो लोगों के घरों में काम करती, अपने बेटे की ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन नज़ीर अहमद ने ज़रूरियात के साथ साथ ख्वाहिशात भी पाली थी, जिनका कलील आमदन के साथ और महंगाई के दौर में पूरा होना तकरीबन नामुमकिन ही था। वो कुछ समझदार हुआ। रहमत बीबी ने उसे तालीम हासिल करने के लिए उसका स्कूल भेजना चाहा, मगर वो किसी तरह न माना और अपनी ज़िद पर अड़ गया। आखिर थक हार कर माँ ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। वो शुरू से ही अपनी इकलौती औलाद की हर ज़िद पूरी करती आई थी। उसकी खुशी के आगे वो अपना आप भी हार जाती तो उसे कोई मलाल ना होता। शायद हर माँ ऐसी ही होती है, लेकिन वो तो नज़ीर अहमद का माँ और बाप दोनों थी। हर कोशिश के बावजूद नज़ीर को छोटी उम्र में ही एहसास महरूमी ने बुरी तरह घेर रखा था। वो झोंपड़ी में रहकर महल के ख्वाब देखता, माँ के साथ घिसे हुए जूतों के साथ कई कई मील पैदल चलते हुए एक शानदार कोठी उसके ख्वाबों में शामिल होती, मगर वो तो कोई काम तक नहीं करता था। कच्चे मोहल्ले में वो जहाँ रहता था किसी के भी हालात अच्छे नहीं थे, तो उनकी तरह इतने बुरे भी ना थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ बच्चे बूढ़े सब मेहनत मजदूरी किया करते। नज़ीर अहमद को अपने मोहल्ले गांव के टूटे फूटे घरों, गंदे नालों और अपनी बदतर हालत में रहने वाले लोगों को देखकर कराहट महसूस होती थी। वो हमेशा खुदा से शिकवा करता कि अगर दुनिया में भेजा ही था तो अमीर बना के भेजता। यूँ लुकमे लुकमे के लिए तरसना है तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। जिन घरों में माँ बर्तन धोने जाया करती थी वो शानदार इमारतों को देखता और हसरत और महरूमी उसका ज़ोर पकड़ लेती। वो सोचता कि कुदरत की दौलत की तकसीम इतनी गैर मुनसिफाना क्यों है। वो गुनाह और नाशुक्री से नाआशना बस पेट की भूख के बारे में सोचता रहता, लेकिन उसकी सोचें जहाँ से शुरू होती थी वही ख़त्म हो जाती। नतीजतन वो बजाय मेहनत करने के बुरी सोहबत में पड़ गया। और एक मज़ीद परेशानी भी ये हो गई कि रहमत बीवी अब नहायत ही कमज़ोर होती जा रही थी। उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया था, मगर करने के सिवा कोई चारा नहीं था। नज़ीर अहमद भी कई कई दिन घर से गायब ही रहता। माँ पूछती तो टाल मटोल कर देता, जिसका नतीजा ये निकला कि रहमत बीबी चारपाई से लग गई। वो दिन ब दिन कमज़ोर और ज़ईफ़ होती जा रही थी। घर में खाने को दाने नहीं थे और दवा का तो सवाल ही पैदा ना होता था। वो शाम तक मांग तांग कर कहीं से एक वक्त की सूखी रोटी ले आता और रात कट जाती। एक दिन वो ऐसे ही गलियों में आवारा फिर रहा था कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तब उसकी नज़र एक 9-10 साला बच्चे पर पड़ी, जो घर के दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांगता और आटे दाने जो भी मिलता अपने थैले में भर लेता। बल्कि कुछ लोग तो पैसे भी दे रहे थे। उसके जहन में ख्याल आया। शाम को जब उसने अपने दोस्तों से यही बात की तो उन्होंने कहा, तुम तो सदा के भोले ही रहे। आजकल मार्केट में सबसे फ़ायदेमंद तबका भिखारियों का तबका है। एक बोला, तुम यकीनन मेन रोड तक नहीं गए। अगर गए होते तो तुम्हें पता चलता कि वहाँ भिखारी एक दिन का हज़ारों कमाते हैं। मेरी माँ और बहन जाती हैं, इसलिए तो हम बाप बेटे ऐश कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं जाते? उसने हैरान होकर पूछा, पगले, ये माशरा औरत के लिए ज़्यादा हमदर्दी रखता है। वो हंसता चला गया। घर आने तक नज़ीर अहमद फैसला कर चुका था। उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर पड़ी बुरी तरह खांस रही थी। नज़ीर अहमद के जहन में अपने दोस्त की बातें गूंज रही थीं। अगले दिन उसने मैल से भरे हुए फटे पुराने कपड़े पहने, माँ को कुर्सी पर बिठाया, उसे धकेलते हुए मेन चौक पे जाकर खड़ा हो गया।
वो वाकई हैरान था। वहाँ उस जैसे मैले कुचैले टूटे फूटे पाँव वाले बहुत से बच्चे, औरतें और बूढ़े सब थे। सिग्नल के इशारे पर गाड़ियाँ रुकती और भिखारियों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता। भूख भूख की सदाएं गूंज उठती और जैसे ही सब्ज बत्ती दोबारा जलती तो सब वहाँ से निकलकर छुपे सिगरेट फूंकते या नशा करते नजर आते। चंद ही दिनों में वो इस माहौल में रच बस गया। नज़ीर अहमद ने रोज़ मिलने वाले नोटों की बदौलत कच्चा मोहल्ला छोड़ा और मेन रोड के करीब एक पुराना सा घर किराए पर ले लिया। इस तरह आने जाने में आसानी रहने लगी, मगर भीख से मिलने वाले पैसे इतने नहीं थे कि वो अपने खर्चे पूरे कर सकता। अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करता बस इतना था कि 3 वक्त की रोटी पूरी हो जाती। अंदर ख्वाहिशात कहीं ना कहीं कुंडली मारे बैठी थी। उस दिन भी वो मामूल के मुताबिक फुटपाथ पर खड़ा था। सिग्नल बंद होने में चंद सेकंड बाकी थे। जैसे ही सुर्ख बत्ती जली वो व्हीलचेयर को धकेलता तरतीब से लगी हुई गाड़ियों की तरफ जाने ही वाला था। उसकी नज़र सड़क के मुखालिफ सिमत एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि वो हैरान रह गया। वो चेहरा इतना हसीन कि जो एक नज़र डाले दोबारा नज़र हटाना भूल जाए। वो चांद ज़रूर थी मगर ग्रहण लगा हुआ था। उसने देखा वो व्हील चेयर पर बैठी है। उसे एक पुख्ता उम्र के मर्द ने सहारा दिया हुआ था क्योंकि वो दोनों टांगों से माजूर थी। उसके देखते ही देखते लोग उसकी झोली लाल हरे भरे नोटों से भरते जा रहे थे। नज़ीर अहमद किसी तरह गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। वो खुद हैरान थी। उस लड़की के गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ निगाहें उठी तो नज़ीर अहमद जैसे पत्थर का हो गया। इतनी बेबसी, इतना दर्द उसने आज तक किसी आंखों में नहीं देखा था। जब लड़की की कुर्सी धकेलने वाला बेतासुर चेहरे के साथ हर गाड़ी वाले से एक ही फरियाद कर रहा था, बच्ची बीमार है, इसके जिस्म में जहर फैल जाएगा, साहब एक दुखी बाप की मदद करो। नज़ीर अहमद के लिए ये सब बहुत नया था। रह रह कर उसे उस लड़की का ख्याल आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब उसकी मासूम सूरत की वजह से था या उसकी माजूर टांगें उसका सबब थीं। वो ये राज जानना चाहता था और अगले ही दिन उस शख्स का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक आ गया। वो एक कदरे पुराने तर्ज की इमारत थी जिसके अंदर वो शख्स उस लड़की को लेकर दाखिल हुआ। फिर कुछ ही देर बाद जब वो वापस आया तो नज़ीर अहमद ने उसे बहाने से लड़की की बीमारी के बारे में पूछा, मगर वो शख्स उसे देखते ही पहचान गया था। तुम तो वही हो जो एक बूढ़ी औरत के साथ फुटपाथ पर। उस शख्स ने बात अधूरी छोड़ दी और उसके तेवर बिगड़े हुए लग रहे थे। नज़ीर अहमद वापस मुड़ने लगा तो उसने रोक लिया। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने नज़ीर अहमद को गहरी नज़रों से जांचते हुए सवाल किया। मैं मदद करना चाहता था, उसने जल्दी से झूठ बोला। वो शख्स कहका लगाकर हंसने लगा। जितना तुम दिहाड़ी कमाते हो ना, उससे ज़्यादा हम घंटे भर में इकट्ठा कर लेते हैं। मदद की ज़रूरत तो तुम्हें है। सुनो, शक्ल से भले लगते हो, इसलिए गुर की बात बता रहा हूँ। वो शख्स शायद बोलने का ज़्यादा ही शौकीन था या फिर कुछ और था जिसे नज़ीर अहमद कुछ समझ ना पाया। उसने नज़ीर अहमद का कंधा पकड़ा और कहने लगा, देख लड़के, जिसके सहारे भीख मांगनी है उसका लंगड़ा लूला अंधा होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये कारोबार चलेगा और हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई अमीरों को जितना हो सके हमदर्दी की मार मारो, फिर वो अपनी जेब खुद ही खाली कर देंगे। उसने बेरहमी से कहते हुए नज़ीर अहमद का कंधा छोड़ा। एक पतली सी गली में दाखिल हो गया। वो दबे लफ्ज़ों में कह गया था। नज़ीर अहमद अच्छे से समझ गया था मगर उसका दिल लर्ज उठा था। बाप बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी चंद पैसों की खातिर? नज़ीर अहमद बेहिस ज़रूर हो गया था मगर इस हद तक वो फैसला नहीं कर पा रहा था। घर जाकर मामूल के मुताबिक वो माँ की टांगों की मालिश करने लगा। उसी शख्स की बातों की बाज़गश्त उसके जहन में गूंजने लगी। वो लाख सर झटकता मगर वो बातें तो जैसे उसके जहन पर हावी हो गई थीं। फुटपाथ पर खड़े होकर भी वो खोया खोया था, बस उसी लड़की की तरफ देखता रहता। उसके दिमाग में जंग बरपा थी। वो उसे किसी सूरत सुकून ना लेने दे रही थी। बिलाखिर कई दिन शशो पंच में मुब्तला रहने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंच ही गया। उसने फैसला मुकद्दर पर छोड़ दिया और जो उसके पास था उस पर ही किनात का फैसला कर लिया। उस दिन वो अपनी माँ को घर छोड़कर खुद रात देर से आने का कहकर बाहर दोस्तों में चला गया। आधी रात के बाद जब वो घर वापस लौट रहा था तो मेन गली से अपनी गली का मोड़ मुड़ते ही वो किसी वजूद से टकराया। वो शायद कोई औरत थी जो सर से पांव तक स्याह चादर में लिपटी हुई थी। अंधाधुंध भाग रही थी। जब उससे टकराई वो एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। ये अकेली लड़की अंधेरे में सड़क पर क्या कर रही है? लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है।
مجھے مار ڈالیں گے، میرے راستے میں مت آنا۔ وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ گلی میں پڑے کسی پتھر سے زور سے ٹکرائی۔ نذیر نے اسے فوری سہارا دیا ورنہ بری طرح گرتی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ منہ کھولے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو دوبارہ اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، یہ لڑکی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اتنی حیرت کہ خود اپنے پاؤں پر چل کر آئی تھی۔ وہ حیرت کا بت بنا جانے کتنی دیر کھڑا رہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ویل چیئر پر ہوتی تھی۔ وہ بھی شاید اسے پہچان چکی تھی۔ اب اس کی منت سماجت کرنے لگی، کم از کم آج کی رات وہ اسے پناہ دے دے۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آ رہے ہوں گے۔ اس کے پاس کوئی پناہ نہیں تھی۔ نذیر معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر شاید مناسب وقت نہیں تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ نذیر احمد کی امی صحن میں کھلے آسمان تلے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی۔ لڑکی ڈری سہمی سی ایک کونے میں لگ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور وہ ان کی چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نذیر پانی کا گلاس لے کر آیا۔ لڑکی کی نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی۔ نذیر نے اسے تسلی دی کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، آپ محفوظ ہیں۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ لگی چارپائی اٹھا کر لایا، ماں کی چارپائی کے پاس بچھا دی۔ ان کے گھر میں 2 ہی چارپائیاں تھیں۔ نذیر نے لڑکی سے کہا کہ اب آپ آرام کریں، ہم صبح بات کریں گے، اور وہ خود ماں کو بتا کر باہر چلا گیا۔ لڑکی چارپائی پر لیٹی آسمان کو تکتی رہی جیسے اپنی منزل کا ستارہ ڈھونڈ رہی ہو۔ کہاں سے چلی تھی اور کہاں آ پہنچی؟ مگر منزل ابھی بھی کتنی دور تھی۔ پتر تم کہاں سے آئی ہو؟ تجھے کہاں جانا ہے؟ نہیں اماں، ایک بار گھر کی دہلیز کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کی تھی مگر راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ لڑکی اپنی چارپائی سے اٹھی اور رحمت بی بی کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں باپ کو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے دیکھا۔ وہ 4 بچوں کے والدین تھے مگر انہیں پرواہ ایک کی بھی نہ تھی۔ امی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھیں جبکہ ابو ان کے بالکل برعکس تھے۔ امی کے والد نے ابو کی زمین جائیداد دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنی بیٹی اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو رول کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر میں صبح شام لڑائیاں ہوتی، تانے چلتے۔ اسکول جاتی تو وہاں جب دوسرے بچے اپنے والدین کی پیار بھری باتیں بتاتے تو میں مزید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، 3 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ امی ابو کی لڑائیاں مزید زور و شور سے چلتی رہیں۔ اس سب میں بالکل تنہا رہ گئی۔ جب میں 11ویں میں ہوئی تو میری آنے کے لیے وین لگوا دی گئی۔ کالج کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ وہاں ہر طرح کے لوگ تھے، اچھے برے۔ میری 2 لڑکیوں سے اچھی دوستی ہو گئی اور وہ لڑکی میری وین فیلو بھی تھی۔ جتنا وقت کالج میں گزرتا اچھا گزرتا، مگر گھر آ کر پھر وہی لڑائی جھگڑے، چیخو پکار، کانوں کے پردے پھاڑنے کو رہتی۔ ان دنوں میری دوست نے مجھے کہا کہ وین کا جو ڈرائیور ہے بہت خوبصورت لڑکا ہے، تمہیں روز خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے باقی لڑکیوں کی نسبت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ بات کو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک دن میری دوست نے کالج سے چھٹی کر لی۔ وین میں میرے ساتھ اسکول کے 3-4 بچے تھے۔ وہ انہیں اسکول کے باہر چھوڑ کر مجھے کالج چھوڑنے آیا۔ تب میں وین سے اتر کر گیٹ کی طرف جانے لگی تو اس نے کہا، سنو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ کچھ دیر میرے چہرے کو دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ واپسی پر بھی میں اکیلی ہی تھی۔ مجھ سے وہی سوال پوچھا اور کہا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی اور جب تک وہ مجھے دیکھ نہ لے اسے چین نہیں ملتا۔ اب میں اس کی آنکھوں کی روشنی اور دل کا سکون ہوں۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے بارے میں کچھ بھی جانے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ جو بھی تھا اس کی باتوں میں، اس کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ میں سارے غم بھولنے لگی۔ امی ابو کی لڑائی سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری ایک الگ دنیا بن گئی جس میں تھی اور اسلم تھا۔ اکثر کالج کے بعد سب کچھ چھوڑ کر وہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہوٹل میں لے جاتا۔ اس کے ساتھ گزارے گئے وقت میں ناز کرتی اور تو اور اس کے لیے میں جان بھی دے دیتی۔ اپنا گھر چھوڑنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسلم نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تمہارا باپ کبھی بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کرے گا۔ ایک دن میں اس کے مشورے پر گھر کی دہلیز پار کر آئی، لیکن آگے دلدل پیچھے کھائی۔ اسلم نے میرا زیور ہتھیایا جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے تو میرا سودا کیا ہوا تھا۔ میں لاکھ چیخی چلائی مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرے آنسو، میری فریاد کسی کام نہ آئی۔ جن کے ساتھ میرا سودا طے ہوا وہ ایک ایسا شخص تھا جو خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں سے بھیک منگواتا تھا، ان کو لولا لنگڑا اور معذور بنا کر لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ مگر جو لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے یا بھیک مانگنے سے انکار کرے وہ اس کو حقیقت میں انسانی اعضاء کاٹ کر تکلیف دیتا تھا۔ آج تک جو بھی بھاگی ان کا انجام برا ہی ہوا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔
दिन भर लड़कियों से भीख मंगवाते हैं और रात को उनसे गुनाह करवाते हैं। मैंने कई बार भागने की कोशिश की मगर फरार का कोई रास्ता न मिलता। आज बड़ी महफिल थी, कुछ स्ट्रेट लोगों ने मेरी बोली लगाने आना था जिनको मैं पसंद आ गई थी और मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गई, इस बात पर यकीन कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, वो चाहेगा तो मुझे कहीं ना कहीं पनाह मिल जाएगी। वो बार बार अपनी आंखें रगड़ रही थी। रहमत बीबी ने उसका सर अपनी गोद में लिया, थपथपाने लगी। तब उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े खामोश नज़रों से देखते नज़ीर पर पड़ी। वो कब से यहाँ खड़ा था। घबरा कर उठ बैठी और आहिस्ता से वो चलता हुआ उसके पास आया और माँ की तरफ देखने लगा। अम्मा मुझे माफ़ कर दे, तेरी सारी उम्र की मेहनत की कमाई खाई, जब खुद कमाने लायक हुआ तो तुझे यूं ज़माने भर में रुस्वा किया। मुझे माफ़ कर दे अम्मा, अपने कमले नज़ीर को माफ़ कर दे। वो माँ के घुटने से लगा ज़ारों के तार रो रहा था। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, हाय मैं तो हैवान ही बन गया था। अम्मा, हम हमेशा औरत से ही क्यों फ़ायदा उठाते हैं, फिर चाहे वो अपनी हो या गैर। रहमत बीबी उसे हौसला दे रही थी। वो तो जैसे टूट के ऐसा बिखरा कि संभलने में नहीं आ रहा था। मेरे सोने लाल, तू भटक गया था मगर अब तू सीधे रास्ते पर आ गया है। तेरी माँ कौन होती है तुझसे नाराज़ होने वाली, और अब तो माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। बस चल, हौसला कर। वो आंसू साफ करता हुआ लड़की की जानिब मुड़ा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नौरीन है। सुने, आप अकेली नहीं हैं, मैं और अम्मा आपके साथ हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, हम उन जालिमों से हिसाब लेंगे। नौरीन ने कहा कि अगर आप वाकई मेरे साथ मुखलिस हैं तो मैं ऐसी बात जानती हूँ जो उन लोगों से बदला लेने में हमारी मदद करेगी। नज़ीर ने हैरानी से पूछा कि कैसी बात? मुझे उन लोगों की बातों से पता चला कि शहर में कोई नया SHO आया है जो ऐसे भिखारियों को बेनकाब करके शहर से उनका मुकम्मल सफाया कर रहा है, इसलिए वो थोड़े से मोहतात हो गए हैं। कल ही इस तरह के दो किसी गिरोहों पर छापा मारकर बहुत सी लड़कियां और छोटे मासूम बच्चे उसने बाजियाब करवाए हैं। इसी वजह से वो हमें बेचकर खुद फरार होना चाहते हैं। नौरीन की बात सुनकर नज़ीर की आंखों में यकदम चमक आई। उसने एक फैसला किया और बेताबी से सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह वो नौरीन छुपते छुपाते थाने जा पहुंचे। नए SHO के आने का थाने के माहौल पर वाज़े असर था। नज़ीर और नौरीन की बात ध्यान से सुनी गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद थानेदार ने कहा कि अगर वो इन काली भेड़ों को बेनकाब करने में कामयाब हो गए तो शहर को साफ करने में भी उनका पूरा हाथ होगा। 3 दिन के बाद जब नौरीन माँ के सर में तेल लगा रही थी तो नज़ीर हाँफता हुआ आया। नौरीन, टेलीविज़न में खबर आ रही है कि उन लड़कियों से भीख मंगवाने वाले और धंधा करवाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इलाका छोड़कर फरार हो रहे थे जब पुलिस ने छापा मारा। उसने लंबी सांस भर के पहले आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए नौरीन की तरफ देखने लगा। अच्छा अम्मा, मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, शाम को मैं जल्दी आऊँगा। नौरीन उसी को तकते जा रही थी और वो माँ की दुआओं का हिस्सा लेके दहलीज पार कर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसे लाइक भी कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।